के लिए जैसे बसोली का इलाका है जहाँ से मैं खुद आता हूँ, वहाँ पर रंजीत सागर डैम बन जाने से बहुत सारे रिवर बेल्ट जो है लागिंग वहाँ पर हो गया है, जिसके चलते जो है फॉरेस्ट का और क्योंकि जब प्रोजेक्ट बनते हैं बड़े तो फॉरेस्ट का हमारा डिपार्टमेंट है जो जमीन के बदले जमीन मांगता है, तो बहुत सारे बजट अपनी उसका लिया कठुआ का इलाका है यहाँ पर प्लीज बात को सुने प्लीज। जहाँ पर संकट बनाए गए थे तकरीबन 800 के लगभग संकट बनाया गया है और वो संकटों में जो पेमेंट है वो लोगों को नहीं हुई है, जो हमारे लोगों को एक तो कंसेशन इनको दिलाई जाए, उनके बंदे वाटर वो भी बनाया जाए। प्लीज सभी लोगों से सचिवाल जी की बातें सुननी है, प्लीज बैठे सभी बैठे प्लीज। 25 को सारे लोगों को कि हमारे जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हीरानगर को चुना गया है। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर जी का प्रवास इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में चूंकि हीरानगर को रखा है। हाँ, जो आपके हिस्से की बात है, हम आप लोगों के द्वारा चुने गए हैं, आपके लिए ही चुने गए हैं, और आपकी बात जहाँ पे हम बेहतर तरीके में रखेंगे, जहाँ पे आपको लगेगा कि हम आपकी बात रखने में सक्षम नहीं है, आप हमें अपना बेटा समझ के, जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी मेरे बड़े भाई हैं, अपना बेटा समझ के, अपना बड़ा भाई समझ के, अपना छोटा भाई समझ के आप समक्ष बातें रख सकते हैं। मैं इस बात का मैं आपको वादा करता हूं कि जहां पे आपको जरूरत होगी वहां पे आपकी हर एक बात के लिए, हर एक समस्या के लिए आपके लिए हर दम खड़ा हूं। अब तो मैं सरपंच साहब तो कुछ समस्याएं हैं। सबसे पहले मैं एलजी गवर्नर साहब जी का ध्यान लाना चाहूंगा कि हमारे जहां पे जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं, जो बॉर्डर से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बीएडीपी में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए फंड्स आए, ताकि जहां की हर गांव की सड़क, हर गांव की गली अंदर तक बनाई जा सके। ये मैं एलजी साहब के समझ करना चाहूंगा। उसके बाद मैं एक बात और रखना चाहूंगा कि हमारे जहां पे बोवाइन स्मगलर्स, जो गौ माता की तस्करी होती है, जहां पे पकड़े भी जाते हैं, लेकिन उनके लिए व्यवस्था नहीं है। उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे हीरानगर स्टेशन में कुछ गाय वगैरह पकड़ी गई, उनके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जाए जो कि उनके लिए चारे का प्रबंध करे, और साथ में उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, क्योंकि पकड़ने के बाद वो दोबारा कॉन्टेक्ट में है, आप ही की बात रखने जाएंगे। आपसे दरख्वास्त है कि अपने सारी सीट पे बैठे। बॉर्डर एरिया के लिए बीएडीपी के लिए फंड, और साथ में जहाँ पे स्पेशल मैं डिमांड रखना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जो भी जितने गो तस्कर होते हैं हमारी गांव में गाय के लिए, उनके चारे की व्यवस्था की जाए, ताकि पकड़ने के बाद वो दोबारा खेतों में छोड़ी जाती है, उनको दोबारा पकड़ा जाता है, दोबारा स्मगलिंग की जाती है। इस बात की बहुत जोरदार तरीके से मैं चाहूंगा कि उस पर ध्यान दिया जाए। और साथ में एक ध्यान और गवर्नर साहब जी का बॉर्डर की इसके लिए रहना चाहूंगा कि हमारे जहाँ पे जो बॉर्डर एरिया की भर्ती होती है, जो मोस्ट अफेक्टेड लोग हैं वो है 3 किलोमीटर के लोग। वहाँ पे अगर कोई बटालियन बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए, आर्मी की बटालियन जो कि पूरे बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए बड़ी हो, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, लोगों को उसमें भर्ती किया जाए, ये दरख्वास्त रखना चाहूंगा मैं एलजी साहब के समक्ष अपने बॉर्डर के लोगों की तरफ से। और जितने भी हमारे यहाँ के गड्डी एरिया है, उनमें पानी की समस्या ज्यादा रहती है। वहां पे जितने भी एक तालाब है उनको क्रिएशन करने के लिए, और साथ में जितने हैंडपंप्स हैं उनको दोबारा
क्रिएट करने के लिए, उनकी रिपेयर के लिए एक प्रॉब्लम ये मैं चाहूंगा बॉर्डर एरिया के लिए। और साथ में इतना कहना चाहूंगा कि आपके द्वारा चलाए गए ब्लॉक दिवस हर हफ्ते करवाए जा रहे हैं, लेकिन चेयरमैन साहब ने जो शिक्षा रखी थी उनके फॉलो अप का जो प्रक्रिया वो जोरदार तरीके से किया जाए कि जो लोग अपने लोगों की समस्या का समाधान हो सके। सभी लोग बैठे और जोरदार तालियां अपनी अपनी जगह पे बैठे। आपके मेमोरेंडम है वो हम सेलेक्ट करके हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास हम पहुंचा देंगे। आप हमारी जो हेल्प डेस्क है वहाँ पर अपने मेमोरेंडम सबमिट। यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री आरसी कोतवाल जी, रामलला कलिया जी बीडीसी चेयरमैन हीरानगर, सुदेश कुमार जी बीडीसी चेयरमैन डिंगा, यहाँ पर उपस्थित सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंच, इस इलाके के लोग, हमारे प्रशासन के सभी सहयोगी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, ब्लॉक दिवस का कार्यक्रम मैं पिछले वर्ष अगस्त 7 को आया था। मोटे तौर पर जो कठिनाई सामान्य रूप से मैं अनुभव कर रहा था कि सामान्य नागरिकों के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म होगा जहां जाकर के रोजमर्रा की समस्याएं वो बता सके। यहाँ का जो प्रशासनिक ढांचा है वो बाकी राज्यों से थोड़ा भिन्न है। हम लोग के यहाँ जिला, डिस्ट्रिक्ट के नीचे सब डिवीजन या तहसील और तहसील के नीचे ब्लॉक, लेकिन यहाँ कितने ब्लॉक है, कितने तहसील है, कोई स्ट्रक्चर्ड व्यवस्था जम्मू कश्मीर में नहीं थी। तो एक विचार आया कि हर जिले में 3-4 स्थान चिन्हित किए जाएं जहां बुधवार को प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी रहें और सामान्य आदमी की जो कठिनाई है वो कठिनाई वहां बताई जाए और जो संभव समाधान है वो समाधान हो सके। इसके लिए ब्लॉक दिवस या मेगा ब्लॉक दिवस का कार्यक्रम शुरू किया। मुझे लगता है कि उसका एक लाभ हुआ है। आज मैं जब आया तो जो विभिन्न स्टॉल्स लगे थे मुझे जाने का अवसर मिला। आप में से भी कुछ लोग गए होंगे। मोटे तौर पर जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम भारत सरकार की है, करीब 54 के आसपास। विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति, वृद्ध लोगों को मिलने वाली पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना में बनने वाले आवास, राशन, ये इस तरह के जो काम है मैं देख रहा था कि 90%, 95% से ज्यादा अब लोगों को सामान्य रूप से ये सब चीजें उपलब्ध हो रही। मुझे लगता है कि ये ब्लॉक दिवस का कार्यक्रम किसी बड़ी परियोजना के स्वीकृति का प्लेटफॉर्म नहीं है। उसके लिए जिला योजना, डिस्ट्रिक्ट प्लान बनेगा, आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं और अब नई व्यवस्था में जो हमारे पंच सरपंच हैं वो अपनी पंचायत योजना बनाएंगे, हमारे जो पीटीसी के लोग हैं वो ब्लॉक स्तर पर योजना बनाएंगे और फिर जिला स्तर पर डीडीसी के सदस्य, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और प्रशासन के लोग बैठ करके पूरे जनपद में किस तरह से कौन कौन से काम प्राथमिकता के आधार पर होने हैं इसका निर्णय होगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है ये शायद पहला वर्ष होगा कि बजट पारित होने के ठीक एक दिन बाद 50% हिस्सा ट्रांसफर कर दिया गया है विभिन्न विभागों को और जनपदों को भी भेज दिया गया। सामान्य रूप से 20 साल 25 साल पहले जो परियोजना शुरू हुई थी, अभी कई लोगों ने बताया भी, वो ऐसी अनेक परियोजनाएं हैं जो अभी भी चल रही है। मैं थोड़ा 2 मिनट में जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो मैं समझता हूं आपको बताना चाहता हूं और मुझे लगता है कि आपको भी
स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इस पर जो देश की संसद ने भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो बजट दिया है जम्मू कश्मीर यूटी को 1,08,661 करोड़, इसके पिछले वर्ष में 1 लाख करोड़, उसके पहले 90,000 करोड़। अब पूरे यूटी की आबादी पॉपुलेशन कितनी है? मोटे तौर पर 1,30,00,000। अगर देश के कुछ पिछड़े राज्यों का मैं जिक्र करूं, मैं बिहार की अगर बात करता हूं तो पिछले साल बिहार का बजट था 2 लाख करोड़ का और बिहार की आबादी है 11 करोड़ से ज्यादा। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश का पिछले साल का बजट था 5 लाख करोड़ रुपए और आबादी है 25 करोड़ से ज्यादा। तो ये बात समझने की है कि उत्तर प्रदेश बिहार का जिक्र मैंने ये इसलिए किया, ये राज्य भी कोई विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं थे, लेकिन उन राज्यों की तुलना में जम्मू कश्मीर में 7 गुना 8 गुना धन भारत सरकार देती रही है और ये पिछले 3 साल में नहीं, बहुत लंबे समय से देती है। फिर भी जिस कार्यक्रम में जाइए मानो की एक लंबी फहरिस्त रहती है। सामान्य रूप से ग्रामीण सड़कों के क्षेत्र में जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री हुए तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से एक योजना बनी और उस समय जो मानक तय हुए 1,000 आबादी के गांव इस योजना के अंतर्गत सड़क से जोड़े जाएंगे। जहां बाकी राज्यों के लिए आबादी का मानक 1,000 था, वहीं हिली स्टेट्स के लिए जिसमें जम्मू कश्मीर है वो मानक 500 था। देश भर में इस तरह के गांव जुड़ गए, तब मानक में परिवर्तन किया भारत सरकार ने और देश के बाकी राज्यों में 500 आबादी के गांव लिए जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में 250 आबादी के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जोड़ दी है। जब मैं पीछे हिसाब लगा रहा था तो मोटे तौर पर 970 गांव से ज्यादा 973 गांव बचे हैं जो अभी सड़क से नहीं जुड़े हैं। अगर मैं बिजली की बात करूं, पिछले 6 वर्षों में बिजली के क्षेत्र में देश में सामान्य रूप से मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छा काम हुआ। मैं जिस इलाके से आता हूं वो भी एक पिछड़ा हुआ इलाका है उत्तर प्रदेश का, पूरी उत्तर प्रदेश। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आज हमारे गांव में भी न्यूनतम 20-22 घंटे बिजली रहती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जम्मू शहर में भी 22 घंटे बिजली नहीं मिलती है। अभी पिछले दिनों एक विंटर स्पोर्ट्स का कार्यक्रम हुआ था गुलमर्ग में, मैं गया था। वहां मैंने लोगों के बीच एक बात कही कि घाटी में पहली बार बर्फ और बिजली एक साथ लोगों ने देखे, नहीं तो बर्फ गिरती थी तो बिजली नहीं रहती थी। ये विरासत में मिली हुई समस्याएं हैं। यहां से पीने के पानी का भी सवाल उठाया। आप सबको मालूम है कि अभी प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन नाम से एक योजना शुरू की है। ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पीने का पानी मिले, नल से जल मिले, पाइप वाटर सबको मिले, शुद्ध पानी मिले, इसका इंतजाम उस योजना में हो रहा है। तो सब काम हो गया है। फेज 2 में कई जिले हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस वर्ष के बजट में 6,346 करोड़ रुपए केवल पीने के पानी के लिए जल जीवन मिशन के लिए आवंटित किया गया, जो पिछले साल की तुलना में 5,102 करोड़ रुपया ज्यादा है। इसका मतलब कि 13 जिले यहाँ के 2 पहले हो गए, 13 जिले इस योजना में पूरी तरह से हर घर तक स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध हो जाए, इसका इंतजाम कर दिया गया। अब ये काम हो, ठीक से हो, इसकी निगरानी आप ही करिए। है न राहुल यादव का, आप भी देखें कि ये काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। सड़क की बात यहाँ कई लोगों ने उठाई है, मैं एक एक डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन लॉन्च की गई, R&D डिपार्टमेंट से लॉन्च कराया। आम नागरिक भी देख सकेगा कि हमारी ये सड़क किस योजना में स्वीकृत है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत है, या सेंट्रल रोड फंड में स्वीकृत की गई है, या जिला योजना में स्वीकृत हुई है, या यूपी के फंड से बन रही है, कितनी लंबाई है सड़क की, कितने पैसे का आवंटन हुआ है और उसकी प्रगति क्या है, कितनी सड़क बनी है और कब तक पूरी हो जाएगी। एक यहाँ विशेष समस्या आती है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बहुत सारी सड़कें फॉरेस्ट जंगल की जमीन से जाती है। फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने में दिलाने में काफी समय लगता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 57 मामले छोड़ करके बाकी के सबके फॉरेस्ट क्लियरेंस कर दिए गए हैं। जो बचे हैं उसको भी जल्द से जल्द स्वीकृति दिला दी जाएगी ताकि सड़कों का काम समय सीमा के भीतर पूरा हो। सड़क के मद में भी इस बार 4089 करोड़ रुपए दिया है, जो पिछले साल से 500 करोड़ ज्यादा है, और जरूरत पड़ी तो इस मद में और भी धन दिया जाएगा। टूरिज्म के लिए भी पिछले वर्ष की तुलना में 509 करोड़ ज्यादा दिया गया है। एक बात का जिक्र करना मेरे लिए उचित नहीं है, मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं। मैं कल आने के पहले देख रहा था, राजा हीरा सिंह जी को पढ़ रहा था, जिनके नाम पर ये सुंदर जमीन हीरानगर जानी जाती है। तो मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। अखबारों में हीरानगर को पढ़ा था जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था, लेकिन आज आकर के हीरानगर देखने का अवसर मिला। मैं जब देखता हूँ जम्मू कश्मीर, तो जहाँ जाता हूँ पिछली याद भूल जाती है, लगता है कि और सुंदर जगह आ गया। अभी तक जहाँ मैं गया था उससे भी सुंदर हीरानगर आज मुझे दिखाई पड़ रहा है। और मुझे लगता है जो काम हो रहे हैं कि उनका देखिए मोटे तौर पर हम भी फीडबैक लेते हैं, और 257 पंचायतें 257 क्या क्या परियोजनाएं वहां स्वीकृत हुई हैं और उनकी गति क्या है। ऐसा भी इंतजाम अब तक नींव के कारण हो सकता है कि अपने घर पर बैठ करके कार्यालय पर इन सब चीजों को देखा जा सकता है, और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जल्द ही 1 महीने में ये स्थिति होगी कि आपके किस पंचायत में कौन सा काम चल रहा है, उसकी गति क्या है, वहीं बैठ करके देखा जा सकता है। अब यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी परंपराएं थी। 200 ट्रक फाइल श्रीनगर से जम्मू आती थी जब दरबार मूव होता था, 200 ट्रक फाइल जम्मू से श्रीनगर जाती थी। अब इस व्यवस्था को थोड़ा बदल दिया गया। अब ई ऑफिस पूरी तरह से सचिवालय हो गया है। 15 अप्रैल के बाद कोई फाइल हमारे कार्यालय में या मुख्य सचिव कार्यालय में नहीं आएगी। अब ई ऑफिस पूरी तरह से फंक्शनल होगा। जो डायरेक्टरेट है वो भी मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 महीने में वो भी हो जाएंगे। तो ये फाइल गुम होने का काम अब जम्मू कश्मीर से खत्म हो गया, और इस बार जब दरबार जाएगा तो 200 की जगह केवल 10 ट्रक जाएगा। ये सामान्य रूप से मैं समझता हूं कि लोगों के पैसे को बर्बाद करने का एक माध्यम था, जिसे जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, इसी में भलाई। मैं अब एक व्यक्ति की समस्या के बारे में यहाँ जिक्र करना उचित नहीं है, लेकिन जो आपकी वाजिब समस्या है, एक बात मैंने तय किया कि कहीं जा करके घोषणा कर देना, आपने ज्ञापन दिया और ये हो जाएगा। मैं समझता हूँ इससे बड़ा झूठ कुछ होता नहीं। जो इस तरह की घोषणा करता है वो काम कभी नहीं होता। तो काम को समझना, हमारे डिविजनल कमिश्नर यही हैं, हमारे डीसी यही हैं। अगर किसी विभाग से संबंधित है तो उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनना, वो स्वीकृत होगा कि नहीं होगा, फिर आपको सूचना देना। मैं समझता हूं कि जब इस तरह के काम होते हैं तो निश्चित रूप से समय सीमा के भीतर काम होते हैं और ठीक से काम होते हैं। सामान्य रूप से एक अच्छी व्यवस्था प्रशासन की जम्मू कश्मीर में लागू हो, इसके लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, मैं जब घूम रहा था यहाँ के डिप्टी कमिश्नर राहुल यादव जी हमको बता रहे थे
किसी में 97% हो गया है, किसी में 90% हो गया है। ये कोशिश हो रही है कि 100% लाभार्थियों को पूरा लाभ मिले और उसमें सीधे खाते में पैसा जाना है, इसलिए गुंजाइश भी कम हो गई है। लेकिन लोग रास्ता उसमें भी निकाल लेते हैं, तो सतर्क भी रहने की जरूरत है। लोगों के इलाज के लिए देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आयुष्मान भारत पहले से चल रहा था। जम्मू कश्मीर में बाकी जो लोग हैं जो आयुष्मान भारत में कवर्ड नहीं है, बाकी सारी आबादी को बिना किसी भेदभाव के, गरीब है, अमीर है, हिंदू है, मुसलमान है, अगड़ा है, पिछड़ा है, बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के परिवार को 1 वर्ष में 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा प्रदान कर दी गई है और अधिकांश लोगों को गोल्डन कार्ड मिल गया। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, प्रशासन अपनी ओर से कोशिश कर रहा है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों से, समाज के जागरूक लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, स्वयं भी पहल करके हर व्यक्ति को ये गोल्डन कार्ड मिल जाए, ताकि उसके परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो तो मैं समझता हूँ उसको किसी के दरवाजे न जाना पड़े, उसके इलाज का मुकम्मल इंतजाम यहाँ किया गया है। एक बैक टू विलेज का कार्यक्रम मैं कर रहा था, तो उस समय मोटा मोटी मैंने अनुमान लगाया था 4290 पंचायतें हैं पूरे यूपी। तो शायद इक्का दुक्का पंचायतें थी जिनके पास 40 लाख रुपया थे, नहीं तो सामान्यतः हर पंचायत के पास 50 लाख से ज्यादा पैसा था। उसको हमने डबल कर दिया। अब शायद कोई एक पंचायत नहीं मिलेगी इस जम्मू कश्मीर यूपी में जिसके पास इस वर्ष 1 करोड़ रुपया नहीं आएगा। लेकिन आपसे आग्रह है, चुने हुए प्रतिनिधियों से विशेष रूप से और आप सब नागरिकों से, कि उस पैसे का सदुपयोग हो। ये सुनिश्चित करना केवल डीसी का और प्रशासन का काम नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। और भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में इससे मैं समझता हूँ कि काम चलता नहीं है। अगर भगत सिंह हमारे घर में पैदा होगा तभी व्यवस्था होगी। और ये अगर आप सब इस पैसे का सदुपयोग करते हैं, जल संचयन का काम मुझे लगता है प्रशासन तो करेगा ही, लेकिन क्या पंचायतें अपने वाटर बॉडीज को रिचार्ज करने के लिए इंतजाम नहीं कर सकती उस पैसे से? मोटे तौर पर ये ओपन डेफिकेशन फ्री है यूपी। सामान्य रूप से स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बन गए, क्या मनरेगा में 2-3 लोगों को हम चिन्हित नहीं कर सकते हैं कि वो गाँव की सफाई करें? मैं समझता हूँ औपचारिकता है। मैंने कहा जरा देखता हूँ कि लोग यही करने वाले, मैं तो यहाँ आने के बाद वहाँ एक पुराना ट्रांसफार्मर लगा, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने बनाया, अभी 70% कैपेसिटी पर चल रहा है। और उसका जो बैकअप ट्रांसफार्मर है, अगर कोई उसमें तकनीकी खराबी हुई, बदला के जाए अगर तो 50% पर चलेगा। कोशिश की गई है, नया ट्रांसफार्मर वहाँ उच्च क्षमता का आने वाला है। तो इस दिशा में अनेक रजौली पुंछ जो मेन ट्रांसमिशन लाइन बनी थी, आज से 14 साल पहले भारत सरकार ने जो परियोजना स्वीकृत की थी, उस समय जम्मू कश्मीर की ओर से कहा गया था कि 400 kVA का सब स्टेशन रजौली या पुंछ में बनेगा। आज तक नहीं बना, वो बनाना है। 132 kVA का सब स्टेशन एक और बनाना है। इस तरह की अनेक बातें, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन कैसे स्थिति को ठीक किया जा सकता है, इस पर बारीकी से अपने अधिकारियों के साथ मिलकर के मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से बेहतर जम्मू कश्मीर बनाने में हम सब सफल होंगे। और नई औद्योगिक नीति प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट ने स्वीकृत किया है, 28,400 करोड़ रुपए। मुझे लगता है कि 28,400 करोड़ रुपए की सब्सिडी यहाँ जो लोग उद्योग लगाने आ रहे हैं उनको मिलने वाले हैं। और मैं आपको बहुत विश्वास से बात कहना चाहता हूँ, आने वाले 2 वर्ष में 21 और 22, 31 दिसंबर 22 के पहले
कम से कम 20-25 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में जरूर आएगा और तब लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कुछ भुगतान और उसकी आप डेरिवेटिव यही तो समस्या कर रहे थे, आप सुनाई नहीं पड़ रहे। मित्रों, भुगतान की चुनौती मेरे लिए बड़ी कठिन है। न काम स्वीकृत है, न टेंडर हुआ है, और कोई 2004 का भुगतान बकाया है, कोई 2013 का बकाया है, कोई 2014 का बकाया है। देश के किसी न किसी हिस्से से मेरे पास रोज फोन आता है कि हमारे यहाँ के हैं, इनका भुगतान बकाया है, जरा दिला दीजिए। भैया कैसे हम दिला दें जब टेंडर नहीं है, काम स्वीकृत नहीं है? तो मैं ये जाऊँगा यहाँ से जाने के बाद मेरी भी जांच होने वाली, मैं जानता हूँ इस बात। तो ऐसा कोई काम मुझे नहीं करना है, लेकिन पहले बैठता था ना सर, उसको सुनता हूँ, लेकिन एक तरीका होता है। मेरा निवेदन है, मैं कार्यक्रम खत्म करता हूँ, आपके लिए बताइए, आपको 10 सुनेंगे, 15 मिनट सुनेंगे, 2 मिनट क्यों आप पर? मेरा केवल एक आग्रह है कि हमारी सहानुभूति है, लेकिन जो काम स्वीकृत है, जिनके टेंडर हुए हैं, मैं बड़ी सभा में कह रहा हूँ कि उन सबका भुगतान शीघ्र करा दिया जाए। लेकिन जो काम स्वीकृत नहीं है, जिसका टेंडर ही नहीं हुआ है, बना है कि नहीं बना यही नहीं पता है, और इसीलिए इस बार व्यवस्था की है। व्यवस्था ऐसी हो गई है कि बिल तभी ट्रेजरी लेगी जब अप्रूवल है, टेंडर है और काम की जियो टैगिंग है, तभी भुगतान होगा। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है कि ट्रांसपेरेंट व्यवस्था चल सके। जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं भाई, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं था, लोगों के पास अवसर नहीं था, इसलिए लोग सरकारी नौकरियों में थे। अब 4.5 लाख के आसपास यहाँ सरकारी कर्मचारी हैं। मैं आबादी की बात पहले किया था, बिहार में 3,13,000, मैंने बिहार राज्य से ज्यादा सरकारी कर्मचारी जम्मू कश्मीर में, और 85,000 के आसपास दिल्ली में जब। मेरी पूरी सहानुभूति है उन भाइयों से, मेरी पूरी सहानुभूति है उन भाइयों से। लेकिन जहां गुंजाइश होगी, जैसे जल जीवन मिशन में लोगों का समायोजन होना है, उनमें से हम निश्चित रूप से करेंगे। ऐसे क्रमानुसार उन भाइयों के ऊपर सहानुभूति है और उनके समायोजन के लिए हर कोशिश की जाएगी। लेकिन साथ साथ जो रिक्त पद हैं, 24,000 पदों पर पारदर्शी तरीके से सिलेक्शन हो रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी की सिफारिश और किसी के कहने से कोई नियुक्ति नहीं होनी है। जो योग्य होगा वो स्वतः नियुक्ति पाएगा। ऐसी व्यवस्था जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने लागू किया है। तो मोटे तौर पर जो बात मेरे दिमाग में है, अगर आपको कुछ लगे तो आप कभी भी हमें लिख सकते हैं। और जिन लोगों को, जो लोग कुछ लोग चाहते थे यहाँ करके बात कहना, मेरा उनसे निवेदन है कि मैं उतरता हूँ तो आप बता दीजिए। लेकिन एक व्यवस्था अगर चलती है तो या तो पहले ही आप बताए होते तो आप बोल सकते थे। अब हर समय बोलना मुझे लगता है कि ये तो अनंत काल तक सिलसिला है, और ये अंतिम यात्रा मेरी नहीं है हीरानगर की। अगर हीरानगर के लोग कुछ हीरा खिलाएंगे, सबको दिखाएंगे, तो फिर मैं आ सकता हूँ। तो उस दिन लंबी बात आपसे की जा सकती है। मैं आप सबके हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे डिप्टी कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर और यहाँ की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था संवेदनशील ढंग से आपके जो मसाइल हैं उनको, जो संभव है वही हम हो सकता है। ये मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, क्योंकि मेरे स्वभाव ये नहीं कि मैं कह के जाऊँ और फिर अगली बार आऊँ तो आप पहले आप कह के गए। तो अगर वही कहना जो होना है, जो नहीं होना है मुझे लगता है पहले ही प्रणाम कर लेना, ये सबसे उचित होता है। तो आपके जो मसाइल हैं वो निश्चित रूप से हल किए जाएंगे। इतनी ही बात करता हुआ फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, हीरानगर की पुण्य धरती को प्रणाम करते हुए और राजा हीरा सिंह जी की पुण्य स्मृति को भी स्मरण करते हुए अपनी बात में खत्म करूंगा। एक वाक्य कह करके, आजादी का 75वां वर्ष बन रहा, अमृत महोत्सव आजादी। मेरा निवेदन है आपसे, एक दिन मैं गया था ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की पुण्य भूमि पर 12 मार्च। उस दिन हमने कहा था कि जो हमारे अनसंग हीरो, अगर जम्मू कश्मीर की किताब में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह नहीं पढ़ाए जाएंगे तो क्या पढ़ाए जाएंगे। और मैंने शिक्षा विभाग को, अपने सेक्रेटरी साहब को कहा है कि
अगले बार जो पाठ्य पुस्तकें हों हर एरिया जो हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी या जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, इसके बारे में नौजवान पीढ़ी को जानना चाहिए। सेना के एक बड़े अधिकारी ने मुझे एक पत्र लिखा और उसमें पुंछ की एक कोई महिला है, गुजर महिला है, अब नहीं है वो श्रीमती माली, उनका जिक्र किया और उन्होंने कहा साहब उस महिला के कारण 1978 के युद्ध में पुंछ भारत के साथ रह गया, बच गया, उस महिला का इतना बड़ा योगदान। मकबूल शेरवानी बारामूला, ऐसे अनेक लोग हैं आपके इलाके में भी। मैं अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से भी और बाकी पूरे प्रशासनिक अमले से भी निवेदन करूँगा और खासतौर से शिक्षा विभाग, यूथ एंड स्पोर्ट्स की इस वर्ष में यहाँ भी कठुआ जिले में भी जो इस तरह के हमारे महान लोग थे उनकी स्मृतियों में कार्यक्रम निश्चित रूप से करना चाहिए। यही कहते हुए मैं आप सबको फिर से एक बार धन्यवाद देकर अपनी बात पूरी करता हूँ। उतरूंगा तो बारी बारी से जो 2-4 लोग मिलना चाहते थे मैं मिल लूंगा, तो मुझे आगे एक मीटिंग के लिए जाना है। आज जम्मू कश्मीर की फिल्म पॉलिसी भी अप्रूव कर दी, आज उसका प्रेजेंटेशन है, तो काफी लोग रुचि ले रहे हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड सब लोग आ रहे हैं, तो मुझे लगता है आप लोग भी चाहेंगे उन लोगों को देखना, तो पॉलिसी आज अप्रूव होगी तो आगे इस तरह के अवसर आपको मिलेंगे। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।